भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरा विपक्ष एकजुट होते जा रहा है। क्या इस बार सबसे मजबूत चैलेंज मिलने वाला है बीजेपी को? थर्ड डिग्री में इन सवालों के साथ अंजना ओम कश्यप और मैं श्वेता सिंह आपके सामने हाजिर हैं। नीतीश कुमार निकले हैं विपक्ष को जोड़ने, राहुल गांधी निकल पड़े हैं देश को जोड़ने के लिए। बीजेपी कहती है कि देश को तोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले। कितना दम है इस आरोप में? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहना है मौजूदा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का? और रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री आज क्या पार्टी के अहम सदस्य के तौर पर देखे जा रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं आज थर्ड डिग्री की कुर्सी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद और वरिष्ठ नेता बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी आइए। आप दोनों को नमस्ते, स्वागत है आपका। स्वागत, धन्यवाद। लेकिन जैसा कि थर्ड डिग्री की परंपरा है कि हमारी तीसरे जो कुर्सी है वो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कहाँ है वो? हिमांशु मिश्रा है, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहे हैं और अंदर बाहर दोनों जगह की खबरें रखते हैं। सुशासन बाबू, नीतीश बाबू रविशंकर प्रसाद जी के लिए सुशासन बाबू थे, अब धोखेबाज हो गए। अब आपको यह कहना पड़ रहा है कि देखिए अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं डंके की चोट पर कि पीएम नहीं बनना है लेकिन देश को बचाना है। देश बचाने निकले हैं नीतीश कुमार। हम गलत क्या बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं आप मुझे बताइए। नेता बनाया हमने, कंधों पर बिठाया हमने। 2005 में अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज पटना में थे तो जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह के विरोध के बावजूद उनको नेता बनाया। अच्छा काम किए। 13 में चले गए तो चले गए। उनको नरेंद्र मोदी से चिढ़ थी तो जाते आप वहीं पर। 40 में 2 हो गए तो फिर लालू जी के पास चले गए तो चले गए तो चले गए। फिर 2 साल में फिर चिढ़ गए उनसे। भ्रष्टाचार का जवाब नहीं मिल रहा है। आपने गले लगा लिया बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए। आज वहां लूट, बमबारी, हत्या हो रही है, फिर चिढ़ गए। तो भाई कहीं तो रहोगे ना, एक जगह रहोगे ना। जवाब मिल गया क्या? और आज मैं आपके साथ साफ साफ कहना चाहता हूं, आप दोनों बिहार को जानती हैं, ये भी जानते हैं, वो लालू जी से अलग क्यों हुए थे जी? बोलिए ना। नहीं तो आप लेकर आए थे, आपको मालूम है लालू जी से अलग हुए क्यों? चारा घोटाले की लड़ाई में 95 में, थोड़ा उससे मेरा संबंध है ना, आप जानती है ना। आप तो उनके साथ आए थे ना जातिगत वोटों के लिए। जी ना, जी ना, जी ना। अभी रुकिए, अभी जाति को थोड़ा अलग रखिए। 95 में सुशील मोदी पिटिशनर थे, मैं वकील था पार्टी की ओर से। दूसरा केस ललन सिंह ने फाइल किया, जब समता पार्टी बनाई तो ये आए थे ना। तो कंधे पर हमारे आए, नेता बने। अटल जी ने रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, आगे बढ़ाया, चेहरा बनाया। रविशंकर जी, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की भी मजबूरी थे। बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके साथ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाता। आप लोग अकेले गए थे, क्या हश्र हुआ था? दिखा आपने था? बहुत सही कहा। बिहार में सुशासन हमारा लक्ष्य था। मैं आपको ईमानदारी से साफ कहता हूं, लालू जी ने बिहार को जिस तरह से अपने ग्रिप में रखा था वो सच्चाई है, उसको हम अंडू नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश बाबू, अब जो लालू जी उनको शब्द कहते हैं वो तो मैं नहीं कह सकता हूं। इसी को कहते हैं अवसरवादिता। और आपने हमको बहुत गुस्से में एक सवाल पूछा, नीतीश बाबू काहे के लिए छोड़े हमको? भाई मुख्यमंत्री थे ना, 17 साल से थे। श्री बाबू का भी स्टैंडर्ड क्रॉस कर गए। 3 चार्जेस। बीजेपी छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है। पार्टी गुरूर से है, बात करने के लिए रिक्वेस्ट करने पर भी कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं होता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर मैं इनके साथ रहता तो ये हम सभी को खत्म कर देते। एक चीज और उन्होंने कही रवि जी, उन्होंने कहा कि मैं अपमान का घूंट पी रहा था, अब अपमान का जो घूंट है वो बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए हम आप दोनों की बात का जवाब दें। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ क्या नहीं किया? मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि भोजन क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या शब्द कहा। मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा? हमें 73 सीट आई, उनको 45 आई, कहा मुख्यमंत्री ये बनेंगे। और पब्लिकली कहा कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के स्टैंडर्ड का नेता है। तारीफ की उनकी। तो ये आपने कहा कि उनकी लोग चिंता नहीं करते थे, एक फोन करते थे तो नरेंद्र मोदी उपलब्ध थे और अमित शाह उपलब्ध थे। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पटना अमित शाह, नड्डा जी गए थे, क्या घोषणा किया था कि 24 भी साथ रहेंगे और 25 में नीतीश जी साथ रहेंगे, वो नेता बनेंगे। तो समस्या क्या थी? क्षेत्रीय दलों पर क्या कहा था नड्डा जी ने? हाँ, अब आता हूं। अगर हमको नीतीश बाबू की पार्टी को खाना था ना अंजना जी, तो 95 में ही सेटिंग कर दिया होते।
कितना इनको सीट आई थी? 7। क्यों नहीं किया? हाँ, फिर कह रहा हूं नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं। आप जरा 1 मिनट सुनिए मेरी बात। अटल जी ने बनाया रेल मंत्री, और जॉर्ज साहब बहुत खुश नहीं थे कि इनको इतना बड़ा पद दे दिया। 2000 में मुख्यमंत्री बनाया, बहुमत नहीं मिला। तो ये खाने की बात तो बिल्कुल अपनी जगह पर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को 14 में बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी जी को 2019 में बहुमत मिला, फिर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूरा बहुमत है, फिर भी अपने एलाइज को हम जगह देंगे, और जगह दिया उन्होंने। अच्छा, नहीं देखिए ना, आप कह रहे हैं कि सुशासन लक्ष्य था, आपने आप खुद नाम दिया उनको सुशासन बाबू। तो अब कोई गठबंधन बदल लेता है तो आदमी थोड़ी बदल जाता है। जी ना, अच्छे तो आपको अभी भी लगता है। नहीं जी ना, एक बात कहनी है। देखिए, पहली बात, अगर आपके सवाल का तकाजा यह है कि क्या रिश्ते खुले हैं, तो रिश्ते बंद हैं। इंसानी रिश्ते रहेंगे, नमस्ते होगी, अच्छी बातचीत होगी, पुराने परिचित हैं, मित्र हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिश्ते अब बंद हो गए। पहली बात ये तो 17 में भी, आपने 14 में भी कहा था, 13 में भी कहा था। नहीं, देखिए, आप एक बात फिर समझने की कोशिश करिए। बिहार में सुशासन की मजबूरी हमें जोड़ती थी, इसीलिए उनको सुशासन बाबू का दावा उन्होंने किया। उससे क्या फायदा हुआ अपनी जगह छोड़ दीजिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, यह इसीलिए था कि आज देख रहे हैं बिहार में बालू माफिया, आज फिर हत्या हुई है, कल हत्या हुई थी, लूट हुई थी। तो जो खौफ का माहौल है, उसके लगा कि देश की आवश्यकता थी, देश की अपेक्षा थी कि बिहार में एक सार्थक विकल्प बनना चाहिए। तो हम आए। अब आपने कहा वो चले गए, तो चले गए। तो मैं बिहारी भाषा में आपसे अगर पूछूं, श्वेता जी केकरा साथ गलथिन, मैं पूछूंगा ना, तो वहीं तो चले गए ना, जिसे लड़ रहे थे वो वहीं से तो आए थे, वही हो गए ना। पता तो था आपको कि वो किसके साथ। नहीं, एक मिनट, आपको राजनीति में कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ता है ना। 17 में उन्होंने क्या सवाल किया? जो तेजस्वी जी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, रेलवे घोटाला में, मॉल घोटाला में, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तेजस्वी ने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे वकील ने मना किया है, तो छोड़ के चले आए। तो जवाब मिल गया क्या? यही तो मेरे सवाल है। तो फिर घूम फिर के आते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है, ये आप कह रहे हैं। आप मुख्यमंत्री थे, मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी ने कंफर्म किया 25 में आप ही रहिएगा। तो आप काहे गए भाई? आप काहे गए भाई? पीएम बनने। बस हो गई बात ना। तो अगर अंदर में ये गुलाटी मार रहा है तो खुल के बताइए ना। बन जाएंगे क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये जो आप जहां हमसे बातचीत कर रही हैं, ये काफी अंधेरा है ना, हालांकि उजाला यहां है। देखिए, एक बात जान लीजिए, नीतीश बाबू एक लाइन में गए हैं जहां पहले ममता जी हैं, अखिलेश यादव हैं, केसीआर हैं, राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, वहां ये भी खड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए श्वेता जी, अब देश जो है ये 90 के दशक से आगे चला गया है। देवेगौड़ा, गुजराल जी, चंद्रशेखर जी, उससे बहुत आगे चला गया है। अब आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह देश है अपेक्षा, आशा, विश्वास का। और जिस तरह से कल मोदी जी ने कर्तव्य पथ के उद्घाटन में देश को जगाया है, आज देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन 2024 के पहले 2022 में बिहार ने जान फूकी है विपक्ष में, जहां बाकी राज्यों में आप किसी ना किसी तरीके से, उस पर बाद में जाएंगे, कौन कौन से हुनर हैं आप लोगों में, लेकिन बिहार में तो पटकनी हो गई ना सर। पैरों के नीचे की कालीन खींच ली गई और पता ही नहीं चला आप लोगों को। 2 दिन पहले तक कहा जा रहा है कि लास्ट में बहुत सारी एफर्ट्स हुई कि नीतीश कुमार से बात हो जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, चूंकि आपने सवाल किया है। अमित शाह जी ने इनके जाने के 1 दिन पहले फोन किया था। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है? कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा ललन बाबू का क्या स्टेटमेंट आ रहा है? कहा जैसे आपके यहाँ गिरिराज जी बोलते हैं, हमारे ललन जी बोलते हैं। इसका क्या जवाब दिया जाए? मतलब आपको अंदाजा नहीं था कि वो चले जाएंगे? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, हम लोग का स्वर दूसरा संकेत मिलते थे हिमांशु, लेकिन अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से, और उनका जवाब मैंने आपको कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राजनीति में आपको कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना। कितनी बार आप विश्वास करेंगे? 2005 में आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2009 के अंदर उन्होंने दिग्विजय सिंह को, जब बांका से चुनाव लड़ने की बारी आई, उन्होंने बाहर निकाला, आप चुप रह गए। 2010 में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ जो पिक्चर्स छपी थी, उसके बाद उन्होंने आपका डिनर कैंसिल कर दिया, आप खून के घूंट पी के रह गए। 2010 के विधानसभा चुनाव के अंदर 102 सीटों पे लड़ने वाली बीजेपी 100 सीटों पे लड़ी, और नीतीश कुमार ने कहा था कि इससे ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो गठबंधन तोड़ दीजिए।
2009 में आप 20 सीटों पे लड़े, वो 26 पे लड़े। आपने भी तो खून के घूंट पी के उनको बढ़ाया है ना। लौटा दिया था, बाढ़ वाला चेक लौटाया था, तब आप फिर चुप भी रह गए क्यों? ऐसा है कि और अपना कोई चेहरा आप आगे करते नहीं। आप इतने बड़े नेता हैं सर। आपके इसमें एक मैं चीज और जोड़ दूं, और आप दोनों सुनिए। जब राम जन्मभूमि का केस में जीता इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो संघ की ओर से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि क्या विषय था, क्या निर्णय हुआ है। मुंबई में, थाने में, पुणे में, लखनऊ में, भोपाल में हजारों की संख्या में लोग आते थे। रवि जी बिहार में छोड़ दीजिए ना, ये भी छोड़ा है, समझे हिमांशु जी? तो क्यों छोड़ा सर? छोड़ा इसलिए कि सही में खून का घूंट पीते थे। बिहार में जंगल राज और खौफ के खिलाफ सरकार चले, सीधा बता दिया आपसे। और आदमी जब ट्रस्ट करता है तो ट्रस्ट करता है ना। इनको जब सर पूरी सर एक सेकंड सर, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा था? स्ट्रैटेजी ये बताई गई कि जो एमआईएम से जीते थे वो सब करके आरजेडी में फैसिलिटेट किया गया कि आरजेडी में जाएं, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, आप लोग दूसरी बड़ी पार्टी बने। और आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। आप अपने आप को राजनीति के सबसे बड़े ज्ञानी आप लोग कहते हैं। उसका जवाब बहुत सिंपल है, ये सब बातें हम लोग जानते थे। लेकिन हमको लगता था कि जब नीतीश जी के उच्च स्तर पर यह बातचीत होती है और एक फोन कॉल पर अवेलेबल है, तो जब ये बात कह रहे हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए, और क्या। और उनके एक मंत्री जी बड़े करीबी हो गए थे बीजेपी के, इसी वजह से आरसीपी सिंह को लेकर पूरा बवेला हुआ। रामचंद्र बाबू। अच्छा है, रामचंद्र बाबू का प्रकरण, आज हम वो रामचरित मानस का प्रकरण सुनाई देते हैं, क्षमा करिएगा मैंने व्यंग किया है। अंजना हमें यह बताइए कि क्या नीतीश बाबू से पूछे बिना जदयू कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है? ईमानदारी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। वो तो ऐसा ही कह रहे हैं कि हाँ, हो गई। कभी उन्होंने आपको रिकॉर्ड पे नहीं कहा है, उनके लोग कहते हैं। अब आपको मैं रिकॉर्ड स्टेट कर दूं, अमित शाह जी ने उनको फोन किया कि अभी हमको एक व्यक्ति को लेना है, बताइए किसका है। उनके यहाँ लड़ाई चलती है ललन बाबू में, आरसीपी में, बाकी लोग दावेदार रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आरसीपी जा रहे हैं। तो आरसीपी ने बताया कि मेरा नाम की चर्चा हुई है। तो अमित शाह जी ने नीतीश जी को फोन किया कि आपकी सहमति है? तो उन्होंने कहा हाँ है। आपकी सहमति है? कहा हाँ है। आपकी सहमति है? कहा हाँ है। और फिर कहा दूसरा नाम जब लीजिएगा तो खाली हम से पूछिएगा। यह है सच्चाई। अंजना जी, रविशंकर जी, ये बताइए कि आप लोग तो मतलब बीजेपी तो ऐसी पार्टी कहा जाता है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। आप लोग का एक चुनाव खत्म होता है, अगली की तैयारी हो जाती है। अभी 2024 का बाकी विपक्ष सोच रहा है गठबंधन कैसे बनाए। बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहां पर हार गए थे पिछली बार। ये बीजेपी इतने धोखों के बाद भी आज बिहार में एक नेता क्यों नहीं खड़ा किया है? नहीं, पहले जो एक विकल्प हो सकता है। एक बार धोखा खा लिया था, लगा कि शायद अगली बार बीजेपी तैयारी के साथ आएगी कि हाँ ये हमारा फेस होगा सीएम का। कोई नहीं है। क्यों नहीं होते? आपकी बात में वजन है, पहली बात। लेकिन हम आपको फिर कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज, खौफ के राज, अपराध के राज के कारण जनता का दबाव था कि हम लोग साथ रहें। अब आप उसको सही कहें, गलत कहें, लेकिन दबाव था सर। उनकी सीटें घट रही थी, आपकी बढ़ रही थी। ठीक है। आपको क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते? आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। आप तो 4 बार राज्यसभा रह लिए, लोकसभा है, पार्टी के महासचिव थे, मुख्य प्रवक्ता थे। रामलला के वकील से लेकर चारा घोटाले आप के तो वकील। क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते रवि जी? आपकी शुभकामनाओं, आप में कोई कमी है क्या? आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस रेस में नहीं हूं। हमारा एक सिस्टम है, पार्टी तय करती है, वो होता है। इसलिए कृपा करके आप मुझे एम्बैरेस न करें, तो आई विल बी ग्रेटफुल। लेकिन मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं। अब आप बार बार जो पूछते हैं मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आपकी बात में वजन है, मैं श्वेता स्वीकारूंगा, लेकिन हमारे बिहार के प्रति कमिटमेंट को भी समझिए। लेकिन नीतीश कुमार इज नाउ पास्ट। अभी हम बिहार घूम के आए 3-4 जिले, बाकी जगह घूम रहे हमारे सारे लोग। बिहार के लोगों में बहुत गुस्सा है इनके कारण। ये क्या किया नीतीश जी ने, क्यों किया? उनके समाज के लोगों में गुस्सा है। वो तो सर आपको देखकर, आपके लोगों को देखकर बोलते हैं। सर छोड़िए, सुनिए मेरी बात। मंडल की राजनीति, दिस इज मंडल पार्ट 2 इन बिहार, और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। कमंडल कहीं हवा में ना उड़ जाए उसके सामने। देखो अंजना, मैं आपको एक जवाब देता हूं। मंडल कमंडल आपने बहुत कहा, कमंडल मंडल को कई बार पटक चुका है, मालूम है ना आपको। लेकिन आप लोग जो एक बात नहीं समझती हैं कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो देश बदला है, देश में एक नई आशा, नई अपेक्षा, और मोदी जी को देश के गरीब कहते हैं, ये हमारा नेता है, ये हमारा व्यक्ति है। और कल देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, जो मजदूर ने बनाया है कर्तव्य पथ, वो 26 जनवरी को हमारे अतिथि होंगे परेड में। ये देश में एक नई सोच है।
80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया तो वो एक नई सोच है। 200 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगा वैक्सीन का, तो एक नया संकल्प है। तो आज एक बहुत बड़ी बात एक संपादकीय में लिखी है श्वेता, बड़े अखबार ने, कि विपक्ष के लोग एक बात समझ नहीं आते हैं कि मोदी जी डज नॉट ओनली इरेज, ही ऑल्सो क्रिएट्स। तो आज एक नई राजनीति देश में आई है, तो आप उसको मंडल कमंडल, देवेगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, गुजराल जी उसी फर्मे में देख रही हैं। वो फर्मा खत्म हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग तिरंगे को क्लेम करने की कोशिश करते हैं हर घर तिरंगा करके, उन्हें भारत जोड़ो करना पड़ रहा है इसकी वजह से। आप लोग सिर्फ सिंबॉलिक चीजें करते हैं, मूर्तियां हटाना, मूर्तियां लगाना, चाहे वो इंडिया गेट को बदलकर वहां से आप अमर जवान ज्योति ले जाते हैं, आप समर स्मारक में लगाते हैं, ये सारी चीजें आप लोग सिर्फ खिलवाड़ करते हैं ताकि आप लोग वोट ले सकें उसके नाम पर। देखिए, राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी पर आज मुझे कितना बोलना चाहिए, देश की उनकी समझदारी कितनी, चर्चा बाद में करेंगे। तिरंगा हमारा नहीं है, तिरंगा देश का है, आपका है, आपका है, आपका है, मेरा भी है। और अगर 26 जनवरी या 15 अगस्त को तिरंगा हर घर पे लगता है 75 ईयर्स के समय अमृतकाल में, तो ये गर्व की बात। देखिए लोगों ने कितना तिरंगा लगाया, बाकी आज देखिए कश्मीर में कितना तिरंगा लगाया, तो वहां बहुत जाती हैं। दूसरी बात है, मूर्तियां क्यों नहीं हटेंगी? जॉर्ज पंचम नहीं रहेंगे, गर्व से मैं बोलता हूं। क्वीन विक्टोरिया नहीं रहेंगी, उनकी मूर्ति। ये देश है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आएगी, सरदार पटेल की मूर्ति आएगी, महात्मा गांधी की मूर्ति आएगी, भगत सिंह की मूर्ति आएगी। ये तो इस देश की परंपरा है। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सुभाष बाबू के साथ अन्याय क्यों किया गया? क्यों लगा 75 ईयर्स उनकी मूर्ति को लगने में? सुभाष चंद्र बोस ने, मैं तो उनका बचपन से बहुत बड़ा मुरीद हूं, अगर वो नहीं होते तो देश का आजाद होता क्या? जो उन्होंने दिया क्लेरियन कॉल। और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सरदार पटेल मरे कब? 1950 में। कब मिला उनको भारत रत्न? 1991 में। क्यों? क्यों, मैं पूछूं आपसे। और किसकी सरकार थी 91 में? नरसिंह राव की। अगर नरसिंह राव नहीं होते तो यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ता। अबुल कलाम आजाद कब मरे? 1959 में। कब मिला भारत रत्न? 1992 में। क्यों? ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? हम उठाएंगे और देश को बताएंगे कि जिन लोगों ने देश के साथ यहां पहुंचाया। मैं पटना से आता हूं ना, बटुकेश्वर दत्त आज देश के नौजवानों की छवि में है, जिन्होंने भगत सिंह के साथ बम फोड़ा था इस सेंट्रल लेजिस्लेचर में। 20 साल रहे जेल में, उनका परिवार कहां है? ऐसे लोग की याद क्यों नहीं आनी चाहिए? तो आप उसे प्रतीक कहें। हां, अब परिवार के लोगों का प्रतीक कम हो रहा है तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन राहुल समेत पूरी कांग्रेस ये कह रही है कि आप धर्म पर, जाति पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए। देखिए, मैंने एक बात कही थी, मैं फिर कहूंगा, जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सके वो देश को क्या जोड़ेंगे? पार्टी से गुलाम नबी आजाद चले गए, बाकी लोग चले गए, क्या क्या गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, आप उनसे बात करिए। और दूसरी बात, जो अपने को पार्टी से नहीं जोड़ सके, उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे, हट गए, विदेश चले जाते हैं, मैं नहीं बनूंगा, तो भाई अपने तो पार्टी से जोड़िए। देखो हिमांशु बाबू, राहुल गांधी को लॉन्च, रिलॉन्च, सुपर लॉन्च कितनी बार किया जाएगा? हर हार के बाद उनको लॉन्च करते हैं। क्या करना है कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन भारत जोड़ो का नाम मत दीजिए। और फिर आपसे जब कह दिया तो दो बात और सुन लीजिए। उरी में सेना के बलिदान पर सबूत किसने माना था? राहुल गांधी ने। बालाकोट पर जब सेना ने इतना जबरदस्त हमला किया था, सबूत किसने मांगा था? राहुल गांधी ने। आज तक सेना के बलिदान, साहस का सबूत देश नहीं मांगता, राहुल गांधी मांगते हैं और कहते हैं देश जोड़ने चले हैं। मजहब के आधार पर आप देश को नहीं तोड़ते हैं। सवाल ये इसलिए पूछा जाता है, मदरसों का सर्वे हो रहा है, बाकी स्कूल्स का पता नहीं। ब्लैक बोर्ड है, शर्मा कहते हैं कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए हमें। हम आपको एक बात का जवाब दें अंजना, मुझे सौभाग्य मिला कि मोदी जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था, 3 तलाक में लाया था। देश ने उसको देखा। 3 तलाक का विरोध सोनिया जी ने क्यों किया था? महिला है ना। 3 तलाक का विरोध ममता जी ने क्यों किया था? महिला है ना। इस्लामिक देशों में 3 तलाक पर पाबंदी आ गई, यहां इतनी बार में मुझे 3 बार कानून को लाना पड़ा। ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स। वकील हैं सर आप, ट्रैक क्या आसानी से आपने चेंज किया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कानून मंत्री आप रह चुके हैं। वकील नहीं है, मैं आपको सही तर्क दे रहा हूं, जवाब दीजिए आप पहले। कानून मंत्री, बुलडोजर चलना क्या संवैधानिक है?
आपको किसी का घर अवैध जगह पर है, जाकर अगले दिन जो सीए एनआरसी अभी आप बुलडोजर पे कहां से चली आई? मदरसा पे थे, बुलडोजर मदरसों पर ही तो चल रहा है, बोगाईगांव असम में। मैं आपके चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं हमें मुसलमानों के वोट ही नहीं चाहिए। टीचर का लिंक मिलता है किसी आतंकी संगठन से, बुलडोजर पूरे मदरसे पर देखिए, चल मैं रहा आपसे एक बात कहूंगा। बुलडोजर संवैधानिक कार्रवाई नहीं, पहले बता। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, यही बातें तर्क की गई, कोर्ट ने उसको सही माना क्योंकि उन्होंने नोटिस वगैरह दिया था। तो मुझे आप इंडिविजुअल कार्रवाई पर जवाब देने के लिए मत पूछिए, संबंधित सरकारों से पूछिए। लेकिन सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए मदरसों का? क्यों नहीं होना चाहिए? वहां क्या गतिविधि चलती है, स्कूल कैसा है, टीचर क्या है, बाकी क्या है, इसको करने में क्या आपत्ति है भाई? क्या आपत्ति है? नियत खराब है आपकी। वो कहते हैं ओवैसी साहब कि आप लोग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, ये छोटा एनआरसी है, अब धीरे करके एक एक मदरसे को आप लोग टारगेट करेंगे। पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि हमारे चाल चरित्र और चेहरे के मापने के लिए अंजना जी सवाल पूछें, श्वेता जी पूछें, हिमांशु पूछे, ठीक है। अभी ओवैसी साहब को कहां मैदान में ले आती हैं आप? अरे सांसद है सर, देश सांसद ठीक है, एक जगह से है, उनकी क्या पॉलिटिक्स है आप भी जानती हैं, मैं उन पर कमेंट नहीं करता हूं, जो जवाब देना संसद में देता हूं। लेकिन फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं होगा सर्वे? देश में सुरक्षा जरूरी नहीं है क्या? देश पे आतंकवाद के खतरे हैं नहीं क्या? ये सच्चाई है नहीं क्या? आज पीएफआई का रेड बिहार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? दरभंगा में, पटना में लोग पकड़े जा रहे हैं। नीतीश बाबू को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों पीएफआई का सेंटर बिहार बन रहा है। सरकार में थे आप तब रेड नहीं कराते थे सर? जी नहीं, क्षमा करिए, सरकार में तब भी रेड हुआ था। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, होम विभाग उनके पास था, मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपसे मैं फिर कह रहा हूं, आप जो एक सवाल करते हैं कि सर्वे क्यों हो रहा है, तो मेरा जवाब उसका ये है कि देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है और भारत को तोड़ने वाली ताकतें बहुत सक्रिय हैं। मजहब के नाम पर अगर बंटता है देश तो भी तो देश टूटता है। नहीं, मैं फिर कहूंगा मजहब के नाम पर देश नहीं टूटेगा और टूटना भी नहीं चाहिए। श्वेता जी, देखियो, ऐसा है कि ये भी पॉलिटिक्स बहुत लंबी चली है। आज देश का मुसलमान भी बहुत भक्त है, और आज जब मैं आप तीनों के सामने आया हूं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और मैं चाहता हूं ये देश के सामने जाना चाहिए। जब 65 की लड़ाई के 50 साल पूरे हुए तो मोदी जी ने कहा कि उसका एग्जीबिशन लगा था, तुम लोग जाओ राजपथ पर, देखो उसको। आपने भी उस पर कोई शो किया था, हम लोग सभी का अच्छा लगा। पुराने जनरल्स मिले, जिन्होंने फाइट किया था। तो मालूम हुआ अब्दुल हमीद की पत्नी भी है, बहादुर, और वहां पर अब्दुल हमीद का जो ड्राइवर था, जो उनकी जीप चला रहा था, जिसने पूरा अटैक किया था, वो भी आया था, बूढ़ा हो गया था, और कैसे उन्होंने 5-5 टैंक को गिराया। हम लोग उनकी पत्नी के पास गए और सीधा पैर छू दिया हमने, सारे मंत्रियों ने। हम नहीं देखा कि अब्दुल हमीद हिंदू था या मुसलमान था। यही ये देश है, और ये देश हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो आप हेमंत बिस्व शर्मा वाले सवाल को क्यों डक कर रहे हैं? हम कहां डक कर रहे हैं? अगर वो कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए तो इस सवाल का जवाब। आपकी पार्टी के अंदर एक सांसद मुसलमानों का नहीं है। पहले मैं ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, तीन थे, तीनों को टिकट पहले नहीं हम दिया आपने। हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, उन्होंने बार बार कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइज होने चाहिए, वहां फार्मेसी के स्कूल, नर्सिंग के स्कूल बनने चाहिए। दैट्स अ गुड आइडिया, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? बट उन्होंने कहा कि मुझे वोट नहीं चाहिए। देखिए, किसी कम्युनिटी का आप वोट कहें कि मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो वोट की ठेकेदारी करते हैं, उसके संदर्भ में कहा था। इसलिए उस पूरे इंटरव्यू को मैंने भी देखा है, आप सही बात नहीं कर रहे हैं। अब जहां तक टिकट देने की बात है, तो मैं आपके सवाल का जवाब एक काउंटर सवाल से करता हूं, हिमांशु। हमें मुस्लिम वोट कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। हम सत्ता में आते हैं ना, तो हमने सबको एक नजर से देखा कि नहीं देखा? अगर बिजली हर गांव में जाएगी तो क्या मुस्लिम गांव छोड़ दिया? और गैस सबको मिलेगा तो क्या मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दिया? मैंने डिजिटल इंडिया में काम किया, बाकी काम किया, तो क्या आईटी में मुस्लिम नौजवानों को स्थान नहीं मिला? क्या वैक्सीन लगी तो क्या मुस्लिम लोगों को ईमानदारी से नहीं लगी वैक्सीन? यही है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है और घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। वो आपने सही कहा, उसका जवाब सरकार ने विस्तार से दिया है, उसको अलग से बताने की भी बात हो रही है। जब सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि वो गलती से हुआ है, तो लेट अस लीव इट एट दैट। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, इस बात को समझिए, और हम चाहते हैं कि आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश को बताऊं, सबसे तेज चैनल से, कि हम सत्ता में आते हैं तो सबको एक निगाह से देखते हैं, इसलिए देश हम पर विश्वास करता है। और देखो हिमांशु, आज कोई हम फुटपाथ की पार्टी है क्या? देश पर राज करते हैं, 15-16 राज्यों में राज करते हैं।
तो देश ने हमको आशीर्वाद दिया है, तब राज करते हैं और आगे भी राज करेंगे ईमानदारी से, स्वाभिमान से और राज्य मोदी करते जी हैं। तो कर्तव्य पथ कह रहे हैं, राजवट कह रहे हैं कि गुलामी की निशानी चलिए है। ठीक है, हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, वही बात। तो मेरा खाली कहना क्या है, जनता हमें शासन के लिए भेजती है, हम आपकी चैरिटी से नहीं आते हैं, समझे आप, ध्यान रखिए आप। लेकिन फिर वोट के लिए क्यों कह देते हैं आपकी नहीं चाहिए? अगर आप संवैधानिक नहीं, ये दायित्व मैं का निर्वहन करते हैं, मैं तो उसका नहीं कहना ये चाहिए। मैंने आपको पहले ही अब कहा। वापस आते हैं राहुल गांधी पर, क्योंकि वहीं से ये भारत जोड़ो वाली पूरी शुरू हुई थी बात। राहुल गांधी आंधी हैं, पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए निकले हैं और यात्राओं का इतिहास बताकर कांग्रेस पार्टी कह रही है दांडी मार्च तक से उसको जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि इससे देश में एक परिवर्तन आएगा, सामाजिक समरसता जो बीजेपी के शासनकाल में खत्म हो रहा है। राहुल गांधी, आपने आंधी देखी क्या राहुल गांधी की? देखे हैं क्या आप? चलिए जाइए देख लीजिए आप। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी पर कितना मैं बोलूं? आप बोलते थे सर मैं सीरियसली नहीं लेता, आप लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं लेता हूं, अच्छा, उनकी एक बात सुना यहाँ भी देते बोल हैं। रहा हूं। और पहले मुझसे पूछने के पहले आप तीनों बताइए कि डू यू टेक हिम सीरियसली? डज द कांग्रेस पार्टी टेक हिम सीरियसली? जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उनके स्टेटमेंट को देखिए, उन्होंने उनके बारे में क्या क्या कहा है। तो देखिए समस्या ये है कि मैंने कहा था ये यात्रा देश जोड़ने की यात्रा नहीं है, परिवार को बचाने की यात्रा है। तो भाई उनको शुभकामना है। तो एक बार नहीं चली तो फिर लॉन्च करो। उनका परिवार तो वैसे ही बचा हुआ है, कौन उनको चैलेंज करेगा? कौन चैलेंज करेगा उनको? परिवार का तो आपने अच्छा कहा 40 पर आने के बावजूद परिवार है। देखिए मेरी फिर बात समझिए, मैं निजी रूप से सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी, उनका निजी मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 50 साल से तक राज किया है और जो रोज हमको नए नए भाषण देती है। तो जो आएंगे तो पॉलिटिकल सवाल उठेंगे, किस लिए? अब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है हम एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद हम उस पर आपसे सवाल पूछेंगे। नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। भय पैदा कर रहे हैं आप। एक बात आपने सुनाया, अब मैं कहूंगा राहुल जी से कि कुछ नया रिकॉर्ड भी बनना चाहिए ना। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, मैं भी स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है इस बात का, क्या देश के लिए काम किया है। समाज कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवकों ने क्या काम किया है, बीजेपी कार्यकर्ता तो कहीं नहीं थे, खाना खिलाने में, लोगों के आंसू पोंछने में, शव को हटाने में, अस्पताल ले जाने में। लेकिन मैं राहुल जी को एक ही बात कहूंगा कि आपके परदादा जी भी ये संघ के खिलाफ बोलते थे, आपकी दादी जी भी बोलती थी, आपके पिताजी भी बोलते थे, आप भी बोल रहे हैं। आप आ गए 40 पर, संघ बढ़ता गया हर क्षेत्र में, बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। तो कभी तो समझना चाहिए ना कि आपका ये रिकॉर्ड जनता नहीं समझ पा रही है। यही तो मैं आपसे आ रहा हूं बार बार। कांग्रेस पार्टी का स्वरूप, कांग्रेस पार्टी के विचार, कांग्रेस पार्टी का कथन और कांग्रेस पार्टी की हमारे खिलाफ आलोचना। नहीं, भय देखिए दूसरा भी है जो विपक्षी दल कहते हैं, और राहुल गांधी भी शायद उसमें उनका आशय जरा सा रहा होगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर इतनी जांच हुई, इतना छापा, इतना पूछताछ, ये सारी चीजें चलती रही, क्या निकला उसमें से? चार्जशीट फाइल है। अब आपने सवाल किया 3rd डिग्री में, तो थोड़ा वकील रविशंकर एक्सप्लेन कर दे। एक कंप्लेंट हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, गए थे क्वाश कराने, हाई कोर्ट ने नहीं माना, गए सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुई, वो भी हाई कोर्ट हार गए, सुप्रीम कोर्ट हार गए, टैक्स देना पड़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नेशनल हेराल्ड को इतनी संपत्ति हजारों करोड़ की, मात्र 25-30 लाख रुपए लगा कर करके क्या आप 5,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो सकते हैं? शेयर की हेराफेरी कर करके एक पारिवारिक कंपनी बना करके नेशनल हेराल्ड कंपनी को ले लिया आपने, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, पर जांच का कोई नतीजा निकलेगा या फिर समझ लें कि सिर्फ राजनीति जो हुई थी वही राजनीति होती रहेगी, सबको डराते रहो, सब पर छापे डालते रहो, जो रोज सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं से, देश के उस राज्य से जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है। उनका एक और आरोप है रवि जी, वो ये कह रहे हैं 2G स्पेक्ट्रम पे भी
जिन लोगों पे आपने सीएजी ने आरोप लगाए, केस हुआ, वो सारे इक्विटल हो गए। साथ ही साथ उनका कहना है कि आप हरियाणा राजस्थान में प्रचार कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, अभी तक 8 साल हो गए, आपकी सरकार है वहां पर, आपने वहां नहीं हुआ। बहुत सवाल किया, मुझे इस बात का जवाब नहीं दीजिए। नवाब मलिक 8 महीने जेल में है कि नहीं? बेल मिला क्या? वो देशमुख साहब 1 साल से जेल में, बेल मिला क्या? संजय राउत जेल में है, बेल मिला क्या? बाबा बेल के लिए जा रहे हैं कि नहीं? हम तो उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि केस सही है। राहुल गांधी बेल पर हैं, उनकी माताजी बेल पर हैं। अब आपने बात कही बाकी जो मामले की, तो मैं वही तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि 2G की बात हम एक्सप्लेन कर दें। 2G के केस का निर्णय एक जज ने किया, और ये बात मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, कानून के छात्र के रूप में जजमेंट पढ़ा है। दैट इज नॉट ओनली अ रॉन्ग जजमेंट, दैट इज अ डिसऑनेस्ट जजमेंट। उसमें ईमानदारी नहीं है। अपील में है, हाई कोर्ट ने डेट तय किया, वो लोग भाग रहे हैं जल्दी सुनवाई से। हम वहां सुनवाई कराएंगे और निश्चित कन्विक्शन होगा। लेकिन आपने जो बात कही ना, रॉबर्ट वाड्रा का भी केस चल रहा है, लेकिन हम एक बात, अजीब बात है, हम कार्रवाई ना करें तो हिमांशु जी को परेशानी है, कार्रवाई करें तो ये कहेंगे आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। लेकिन कार्रवाई करते तो लोग आपके साथ आ जाते हैं, भावना गवली, शिंदे ग्रुप, और फिर सब हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अच्छा ठीक है, मुकुल रॉय, वो आपके साथ आ जाते तो ठीक हो जाता है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं। नहीं, आपके साथ है तो सब कुछ ठीक है, शुभेंदु फिर अधिकारी- उनकी जांच स्लो पड़ जाती है। शुभेंदु अधिकारी का तो कल सुन लिया ना कि उनको फंसाने के लिए दबाव पड़ रहा है शारदा कांड के एक्यूज के ऊपर, उसको छोड़ दीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा भी है, हमारे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी तो ईमानदारी से लड़ाई होगी। और आज मैं हिमांशु गर्व से कहता हूं कि भारत सरकार के दफ्तर में बिचौलियों को आना बंद है, तो बंद है। निर्णय ईमानदारी से होते हैं, चाहे आर्म परचेज के हों, चाहे राफेल के हों। अगर मोदी जी ने कहा कि चाइना का खिलौना नहीं आएगा, गिफ्ट नहीं आएगा, तो आज चाइना से आने वाले लक्ष्मी गणेश खत्म हो गए, आप भी देख रहे हैं। और देश में अगर कहा कि हम देश में गरीबों का सम्मान करेंगे, तो जैसे गरीबों को पद्मश्री और पद्मा अवार्ड मिल रहा है, जो खेत में काम करते हैं गरीबों के लिए काम, ये भी आप देख रहे हैं। तो वो हमारा काम चलता रहेगा, और जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती रहेगी। 23 अप्रैल 2022 गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य आचार संहिता लाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, कब लाइएगा? ऐसा है, स्टेट्स को इस बात की छूट है भारत के संविधान में, कंकरेंट लिस्ट होने के कारण, तो वहां वो कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की अपेक्षा है ना, इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। और देखिए, अभी आप लोगों ने बहुत सवाल किया, 3 तलाक हटा ना, 370 हटा ना, राम मंदिर कानून से बन रहा है ना, एक वैकल्पिक मस्जिद को भी कोर्ट ने कहा वो भी बन रहा है। केदारनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, बाबा विश्वनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, विंध्यवासिनी मां का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा, कसकर होगा, और बड़े बुलंदी और विश्वास के साथ होगा। मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसी बात की अपेक्षा है जिसको संविधान के निर्माताओं ने कहा था। और आज भी देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं भी एक बहस को प्रोवोक करना चाहता हूं। जब, और ये मैं किसी अनादर से नहीं कह रहा हूं, इसको अंथा नहीं लिया जाए, एक मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति जो चोरी करता है तो कहता है कि मेरा हाथ काट दो, जो शरिया में कहा गया, तो कहता है नहीं, आईपीसी में हमको कहो। जो शरिया में बाकी के लिए सब दंड दिया गया है, वो कहते हैं क्या, मर्डर हो या महिला के साथ बलात्कार हो, नहीं ना कहते हैं। आप कई देशों में उसका आप दिखाती हैं टीवी पर। तो मेरा खाली कहना यह है कि भारत ऐसे भी कई मामलों में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, आपके पेनल कोड है, सीपीसी है, भारत का संविधान। आज आप सब कहते हैं कि भारत का संविधान हमारा धर्मशास्त्र है, कहते हैं ना, तो आर्टिकल 44 तो उसी में है ना, कि द कंट्री शैल नेवर टू हैव अ कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए, ये तो नहीं चलेगा ना अंजना, ये चित भी मेरी पट भी मेरी। जब संविधान की मदद लेनी है तो आ जाएंगे आर्टिकल 29, 30 पर, लेकिन जब 44 की बात हम कहेंगे तो कहा ये क्यों कहते हो भाई? हम तो पूछ रहे थे सर, लाइएगा कब? लाएंगे ना, प्रक्रिया चल रही है, चलने दीजिए उसको आप। ये बताइए कि संभव है क्या? जैसे 370 हम सोचते थे संभव नहीं है, अचानक एक दिन कहा गया 370 गया। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव है? अगर, मेरा उसका जवाब बहुत स्पष्ट है, अगर संभव नहीं होता तो संविधान में आता क्यों?
जो संविधान को बनाने वाले थे। बहुत पेचीदगियां हैं ना और, रविशंकर जी। और नहीं तो पेचीदगियों को ही तो निराकरण के लाना है ना। और देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, जिस तरह से स्वर आ रहे हैं मुस्लिम समाज से भी, और मुस्लिम समाज की बेटियों से स्वर आ रहे हैं, हा? और आज मैं श्वेता बताऊं कि जब मैं बिल पारित होने के बाद कुछ महिलाएं मुझसे मिलने आई थी, मुझे लग गया उसने एक दो अपनी बात करी थी। कहा, रवि जी, हमारा 15 अगस्त भी आज है और हमारी ईदी भी आज है। वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो हम समझते हैं, तो थोड़ा देश पर विश्वास करिए और हमारे कमिटमेंट पर विश्वास करिए। सर, पॉलिटिकल पार्टीज आपकी सबसे बड़ी है विश्व की। अभी कुछ ही दिन पहले आपकी नई संसदीय बोर्ड का गठन हुआ, जबकि जेपी नड्डा का टर्म बिल्कुल खत्म पर है। पहला चुनाव समिति बनती है, उसमें ऐसा क्यों होता है कई जो परंपराएं हैं पार्टी की वो तोड़ दी जाती हैं? येदियुरप्पा 79 साल के हैं, उनको जगह दी जाती है। सत्यनारायण जटिया 76 साल के हैं, उनको जगह दी जाती है। क्या येदियुरप्पा के बिना आप कर्नाटक का चुनाव नहीं जीत सकते? इसीलिए जिस तरीके के वो बागी तेवर दिखा रहे थे, उसलिए आपको येदियुरप्पा को एकोमोडेट करना पड़ा? मुझे इसका जवाब दूसरा है। अगर हमारी पार्टी वरिष्ठों का भी सम्मान करती है और नौजवानों को भी जगह देती है, दिक्कत क्या हो रही है भैया? लेकिन पार्टी ने तो कहा है ना, 75 साल से ऊपर किसी को पार्टी के अंदर पद नहीं मिलेगा, सरकार के अंदर मंत्री पद नहीं मिलेगा। 75 के ऊपर, लेकिन गाइडेंस लेने में पार्लियामेंट में दिक्कत क्या है भाई? ये मार्गदर्शक मंडल है ना? ये आपकी सोच ठीक नहीं। ये मैं आपकी सोच ठीक नहीं मानता हूँ। येदियुरप्पा जी ने पार्टी के विस्तार में कर्नाटक में बहुत काम किया है, और आप उनको कब से जानते हैं, जिनका नाम मध्य प्रदेश के जो हमारे हैं नेता? मैं 1991 से जानता हूँ, जब मैं पढ़ा करता था। जब आप पढ़ा करते थे, उसने मध्य प्रदेश में पार्टी को रग रग कण कण खड़ा करने में जटिया जी ने काम किया, मैं जानता हूँ। मैंने कहा 75 साल से ऊपर वाला। अब ठीक है, ये आपकी सोच है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो एक निर्णायक बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी पुरानों का भी सलाह लेती है, निर्देश लेती है और नए को भी स्थान देती है। और हमारी पार्टी में है कि सुधा यादव ऐसी हमारी जो महिला नेत्री है, जिसका पति एक बलिदानी है, उसको भी सम्मान दिया है। तो समस्या क्या है? तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को क्यों बाहर कर देखिए, ऐसा है, ये तो बदलाव होता रहता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात? बदलाव होता है, लेकिन जो लोग पार्टी के बाहर से आए हैं, सर्वानंद सोनेवाल, इकबाल सिंह लालपुरा, उनको जगह मिलती है। रविशंकर प्रसाद या योगी आदित्यनाथ, इनको जगह क्यों नहीं मिलती है? बाहर वालों की बहुत बाहर वालों की बहुत चल रही है। आपने कहा ना, उसका माला से स्वागत होता है, जो पहले से बैठे हैं। 16 मुख्यमंत्री का है आपने। 16 में से अगर आप मुख्यमंत्री देखेंगे तो बाहर के कितने, मैं गिनवा दूं आपको, हेमंता विश्व शर्मा से लेके। मेरी तुलना इसमें आप करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है कि नहीं जाना है। आपका सोचने का तरीका ये है, आज सोनोवाल और हेमंत के कारण पार्टी के विस्तार में बहुत मदद मिली है। और सोनेवाल एक आदिवासी समाज से भी आते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना आपको? तो आज अगर ये स्थान दिया, अगर नॉर्थ ईस्ट को पूरा सम्मान दे रहे हैं, तो ये सोच का सवाल है। और फिर जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा का विस्तार चहुमुखी हो रहा है। पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित, आदिवासी, तो वो अगर नया चेहरा वहां भी रिफ्लेक्ट होता है, तो उससे हिमांशु जी को परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री आप हटा दे। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पे लाए थे, जब नरेंद्र मोदी आए थे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से रिप्लेस कर देते ना। योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों से लंबी वेटिंग में। अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। योगी जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता है। उनको आप इस क्षमा करिए, सस्ती बहस से मत घसीटिए। आई विल बी ग्रेटफुल। आखिरी चरण 2024, मोदी जी के सामने कौन होगा? अरविंद केजरीवाल दम भर रहे हैं अपने मोहल्ला स्कूल्स, क्लिनिक्स का। आप उन पे शराब घोटाले में, कभी स्टैम्प घोटाले में रेड की बात कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार यहां पर आए हुए हैं, वो चुनौती दे रहे हैं कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। ममता बनर्जी भी हैं। क्या आपको लगता है ये क्षेत्रीय नेता एक बड़ी चुनौती नहीं दे पाएंगे? और अगर मंडल पॉलिटिक्स की वजह से बिहार से आपके हाथों से सीटें निकलती हैं, आपके पास कौन है अब जो एनडीए का साथी बनेगा और वो सीटें देगा? अपने दम पर बीजेपी को बहुमत लाना ही होगा। अगर इन सब ने डेंट मारा तो मुश्किल। अंजना जी, ये सवाल 14 में मुझसे पूछती थी, हम आपसे गपशप करते थे ना। और ये सवाल हमसे 19 में तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में आके पूछती थी, जब मैं इलेक्शन खुद लड़ रहा था। तो आपका ये सवाल नया नहीं है, और मैंने जो जवाब उस समय दिया था वही रिपीट करता हूं। देश की जनता मोदी जी को निर्णायक बहुमत देगी। अब जहां तक आपने विकल्प का सवाल किया, देखिए अंजना जी, ये देश की सोच, देश स्टेबिलिटी चाहता है, स्थायित्व चाहता है।
देश विकास चाहता है कि आज देश में हमारे स्टार्टअप दुनिया में क्या झंडा लगाए हुए हैं। आज मोदी जी की अगुवाई में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। क्या समझते हैं, देश देखता नहीं है इसको? देश देखता है और इसी रास्ते पर चलना आता है। अब बाकी केजरीवाल जी तो 14 में लड़ चुके थे मोदी जी के खिलाफ, काशी से याद होगा आपको, मैंने वहां भी आपका कमेंट देखा था कैंपेन में। अब नीतीश बाबू भी खड़े हो गए, लाइन लंबी है, लेकिन ये लाइन लंबी होती रहे, पहले आपस में एक होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है। रविशंकर जी, आखिरी सवाल। 2019 और 2014 से एक बात जो सबसे ज्यादा अलग है 2024 में, वो ये कि विपक्ष का कुनबा बढ़ रहा है। आपके जो 3 सबसे विश्वस्त साथी हैं इस बार नहीं है। अकाली दल पंजाब से आपसे अलग हट चुका है, जेडीयू बिहार में आपके साथ नहीं है, और शिवसेना का एक धड़ा आपके साथ है। नहीं दिक्कत होगी? और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जोड़ लीजिए। जवाब बहुत सीधा है अंजना जी। न हमने शिवसेना को छोड़ा, वो खुद टूटी। उसके लोग हिंदुत्व से नहीं परे जाकर के बड़ा धड़ा हमारे साथ है। आप देख लीजिएगा, अकाली हमसे खुद चले गए, कह कि भाई हमको आपसे कोई लड़ाई नहीं है, 40 साल से दोस्ती है, हमें पंजाब की पॉलिटिक्स की मजबूरी है। नीतीश बाबू खुद चले गए, पर साथ नहीं। ठीक कहा हम तो, आप ये कहा हमने छोड़ा, ये फैक्चुअली आपको मैं करेक्ट कर दूं, लेकिन फिर कहूंगा ऐसे लोग तो मैदान में बहुत आए, स्थिति ऐसी बनती है कि छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोग बिहार में बहुत आए। अब ऐसा है, इन चीजों को आप जानते हैं, स्थिति कोई नहीं गड़बड़ है, पार्टी भाजपा पूरा सम्मान देती है, लेकिन कोई दिन में सपना देखे हिमांशु तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर कोई न कोई पाबंदी है न कोई छूट है। लेकिन 24 में क्या होगा देश का मनस तय कर चुका है। देखिए कौन सपना देख रहा है, चलिए, और किसका सपना पूरा होगा ये 24 पर छोड़ते हैं। आपने तमाम सवालों के 3rd डिग्री में जवाब दिए। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।